हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार का पार्ट नंबर 4 शुरू करेंगे। इससे पहले हम पार्ट नंबर 1 2 3 पढ़ चुके हैं, जिसमें मुगल दरबार की, मुगल इतिहास की बहुत सारी जानकारियों को हमने प्राप्त किया है। अब आज मैं सीता गुप्ता आपको पार्ट नंबर 4 में मुगलों की नौकरशाही, उनके शासन की व्यवस्था को, उनके कौन-कौन से अधिकारी होते थे, प्रांतीय शासन को, फॉरेन रिलेशंस को और लास्ट में हम उनके धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में और समझते हैं अपने मुगल दरबार के विषय में। तो मुगल नौकरशाही, इसको मैं अपने पार्ट 3 में भी हमने इसको पढ़ा था कि मुगल नौकरशाही में अधिकारियों का जो दल था वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था, जिसको अभिजात वर्ग कहा जाता था, जो हाई ऑफिशियल्स थे। इसमें हमें यहाँ से समझना था कि मुख्य बात थी कि नौकरशाही जो थी, जिसको हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसेस के जो हाई रैंक ऑफिसर्स होते थे, नौकरशाही में संख्या विषयक पद दिए गए थे, यानी उनको जो रैंक दी गई थी उनकी संख्याएं थी। तो ऑल होल्डर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस हेल्ड रैंक्स, जिसको मनसब कहा जाता था। मनसब यानी एक सरकारी ऊंचा पद, ऊंची एक रैंक, एक हैसियत, कंप्राइजिंग टू न्यूमेरिकल डेजिग्नेशंस, जो दो संख्या विषयक पदों को दर्शाती थी। एक को कहते, इसको बच्चों बहुत ध्यान से आपको समझना होगा मनसबदारी सिस्टम को। इसकी शुरुआत करने वाला था अकबर बादशाह। उसने अपने प्रशासन में एक नई व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें जात होते थे। अब जात मनसबदार की क्या बताती थी? ये मनसबदार जो होता था उसके पद और वेतन का सूचक थी, यानी उसके पद और वेतन के बारे में जानकारी देती थी कि मनसबदार का पद कितना ऊंचा है और उसको कितना वेतन मिलता है। दूसरा शब्द देख रहे हैं सवार। सवार से मतलब है, इससे पता चलता है कि उसको, जो मनसबदार है, उसे अपने यहाँ कितने सैनिक, और सैनिक कैसे, घुड़सवार, कितने घुड़सवार सैनिक रखने होंगे। यानी ये सवार शब्द ये सूचित करता है कि सेवा में कितने घुड़सवारों को रखना उस मनसबदार से अपेक्षित है। तो इस प्रकार 17th सेंचुरी में अगर हम देखें तो 1000 या उससे ऊपर वाला अगर कोई जात वाले मनसबदार हैं तो उसे अभिजात यानी हाई रैंक ऑफिसर या उमरा या अमीर कहा जाता था। यानी इनकी हैसियत को बताने वाले ये जात और सवार से उनकी हैसियत का पता चलता था। और मैंने बताया था कि शाही दरबार में जो बादशाह के पास बैठने की व्यवस्था थी, वो आपकी पद और हैसियत के हिसाब से आपको कुर्सी दी जाती थी। जो बादशाह के नजदीक बैठते थे वो हाई रैंक ऑफिशियल्स होते थे, और जैसे जैसे दूर होते जाते थे यानी उनकी रैंक घटती चली जाती थी। ये जो मनसबदारी प्रणाली है, ये दशमलव प्रणाली पर थी। 1000, 2000, 5000, 10,000 ऐसे मिलती थी, और जैसी जिसकी रैंक थी उसकी वैसी ही हैसियत मानी जाती थी। आगे समझते हैं इसमें। मुगलों की शाही नौकरशाही में जो मैंने अभी बात कही कि 17वीं 1000 से ऊपर वाले को ज्यादा ऊंचा समझा जाता था। अब ये जो अभिजात लोग होते थे, हाई ऑफिशियल्स जो लोग हैं, ये जब मिलिट्री को जरूरत पड़ेगी, राजा को कहीं कैंपेन करना है, तो ये जो नोबल्स हैं पार्टिसिपेशन इन मिलिट्री में करेंगे, और ये आर्मी की मदद, अपने यहाँ जो इन्होंने सेना रखी है, घुड़सवार रखे हैं, तो सैन्य कमांडर की भूमिका निभाएंगे। अपनी सेना में इनको बढ़िया किस्म के दगे हुए घोड़े रखने होते थे, जिनके ऊपर एक मार्क, उनके दाग दिया जाता था, यानी शाही मोहर होती थी वो लगा दी जाती थी, जिससे कहीं घोड़ों की अदला बदली न कर दी जाए, अच्छी किस्म के घोड़े ही रखे जाए। अब क्या था कि ये जो पूरा मनसबदारी सिस्टम था या पूरी नौकरशाही थी, इसको बादशाह स्वयं
खुद उसके ऊपर पूरी नजर रखता था, पूरी उसकी देखभाल करता था। यानी किसको नियुक्त किया जाना है, अपॉइंटमेंट किसको दिया जाना है, मनसबदार किसको बनाना है, कितने का पद दिया जाना है, कैसे अगर किसी का ट्रांसफर करना है तो कैसे ट्रांसफर किया जाना है, ये सारी चीजों के ऊपर बादशाह खुद सारी नजर रखता था। अभी मैंने आपको बताया था कि शाही नौकरशाही में जो मनसबदारी की प्रथा है, इसकी शुरुआत करने वाला अकबर बादशाह है। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो मनसबदार बने, उनमें से कुछ को अकबर ने अपना शिष्य बना लिया, यानी अकबर आध्यात्मिक गुरु बन गया, उनका मार्गदर्शक बन गया, और कुछ को अपना मुरीद, मुरीद मतलब शिष्य बना लिया। और कहने का मतलब है राजनीति के साथ साथ, सेना के साथ साथ एक आध्यात्मिक रिलेशंस भी डेवलप किए गए। शाही सेवा में जो भी लोग जाते थे, ये जो हाई रैंक जो ऑफिशियल्स लोग बन जाते थे, ये शक्ति के प्रतीक थी। अच्छा खासा इसमें धन मिलता था और उच्चतम प्रतिष्ठा प्राप्त करने का माध्यम था। तो अगर किसी अभिजात, किसी को ये मनसबदारी प्राप्त करनी है, अभिजात में शामिल होना है, तो वो अपनी एप्लीकेशन, अपनी दरखास्त दे सकता था दरबार में। और जो इसको कहते थे तजवीज, तजवीज एक अभिजात के द्वारा बादशाह के सामने प्रस्तुत की जाने वाली याचिका थी, जिसमें वो उम्मीदवार मनसबदार के रूप में नियुक्ति पाने की सिफारिश इसमें की जाती थी। तो कोई दूसरा अभिजात उसको इंट्रोड्यूस कराता था दरबार में। अब हम समझते हैं कि जो शाही दरबार है या जो उनका प्रशासन है, उस प्रशासन में कौन-कौन से पद महत्वपूर्ण थे, यानी पोर्टफोलियो कौन से इंपॉर्टेंट थे और वो क्या जिम्मेदारी निभाते थे। तो एक पद देख रहे हैं आप मीर बख्शी का। मीर बख्शी, दीवाने आला और सद्रे सुदूर, ये तीनों आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, क्योंकि इन तीनों को मिलाकर के ही ये जो इन लोगों की थी एडवाइजरी बॉडी बनती थी। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों पद हैं, जो उस समय की सरकार को या बादशाह को सलाह देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, निर्णय लेने में इनका बहुत बड़ा रोल होता था। तो मीर बख्शी कौन होता था? ये उच्चतम वेतनदाता था, खुले दरबार में बादशाह के दाईं ओर खड़ा होता था। और जो लोग अपना अपॉइंटमेंट करवाना चाहते हैं मनसबदार के रूप में, अभिजात के रूप में, या कोई अपने पदों में उन्नति, यानी अपना क्या चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं और हाई रैंक चाहते हैं, तो ऐसे उम्मीदवारों की तजवीज वो पेश करता था और पूरे कागज तैयार करके दरबार में मोहर लगा के साइन करके बादशाह के सामने पूरा आदेश तैयार करके लेके आता था उनकी सिफारिश के लिए। दूसरा आप पद देख रहे हैं दीवाने आला। दीवाने आला का मतलब है वित्त मंत्री। दीवाने आला होता है वित्त मंत्री। तो ये जो दीवाने आला है, तो फिनेंस मिनिस्टर का काम करता है। और आप जानते हैं कि फिनेंस एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसे आज के समय में सीतारमण श्रीमती जो है हमारी वित्त मंत्री, श्रीमती सीतारमण इस डिपार्टमेंट को देख रही हैं। ऐसे ही मुगलों के समय भी दीवाने आला का पद हुआ करता था। तीसरा आप देख रहे हैं सद्रे सुदूर, अनुदान का मंत्री होता था ये। मदद, ये माश या अनुदान यानी ग्रांट देने वाला। और स्थानीय न्यायाधीशों को, जो लोकल जज नियुक्त होते थे, उन जजों की, काजियों की नियुक्ति में, अपॉइंटमेंट में इसकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती थी। फिर एक देख रहे हैं आप तैनाते रकाब, इसको समझना होगा आपको। इन तीनों को तो हमें यूं नाम याद रखने कि मीर बख्शी, दीवाने आला, सद्रे सुदूर मिलकर के ये तीनों बादशाह की सलाहकार समिति के मुख्य सदस्य हैं, जो साम्राज्य की प्रशासनिक, राजकोषीय और मौद्रिक संस्थाओं को एक तरीके से आकार प्रदान करते हैं। अब तैनाते रकाब क्या है? ये अभिजातों का ऐसा रिजर्व फोर्स है, रिजर्व दल है, कि जब बादशाह को जरूरत पड़ेगी तो इन्हें कहीं भी नियुक्त कर सकता है। बादशाह और राजघराने की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इन्हीं की थी, तैनाते रकाब की। सुबह शाम इनको दीवाने आम में आकर के बादशाह के सामने आत्मनिवेदन करना पड़ता था। ये अपने कर्तव्य से बंधे हुए थे। और यानी
तैनाते रकाब के नाम से इन्होंने ऐसा रिजर्व फोर्स अपने यहाँ बना रखा था कि जब भी जरूरत पड़े कभी इमरजेंसी में तो इनको कहीं भी भेजा जा सकता था। आगे समझते हैं कि मुगल प्रशासन जो इतना बढ़िया था, इतनी अच्छे से पूरी सत्ता को, इतने बड़े साम्राज्य को संभाल रहा था, उसका सूचना तंत्र कैसा था। तो मीर बख्शी नाम का जो एक पद है, ये मीर बख्शी दरबारी लेखकों, जिनको वाकिया नवीस कहते थे, इनके समूह का पूरा निरीक्षण करता था कि दरबार में क्या प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी एप्लीकेशन अर्जियां आ रही हैं, क्या दस्तावेज हैं, क्या आदेश हैं, उनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड आलेख तैयार करता था ये। फिर अखबारात ए दरबार ए मुअल्ला, यानी दरबार का समाचार ये तैयार किए जाते थे, दरबार के समाचार। और इस तरह की सूचना का विवरण तैयार ये अखबारात के माध्यम से किया जाता था कि दरबार में क्या हुआ, और फिर सारी जगह इस दरबार की कार्यवाहियों का विवरण तैयार करके सूचनाओं को प्रेषित किया जाता था कि किसको क्या, दरबार में कौन उपस्थित था, किसको क्या पद दिया गया, क्या पदवी दी गई, क्या दान दिया जा रहा है, कौन शिष्टमंडल आया, ये सारी जानकारी, इवन अधिकारियों के स्वास्थ्य के विषय में भी जो भी बादशाह के द्वारा पूछताछ की जाती थी, वो जानकारियां भी, वो सूचनाएं भी इसमें अखबारात के माध्यम से दी जाती थी। अब आप आगे समझें कि जो ये समाचार हैं, जो शासकीय दस्तावेज हैं, उनको शाही डाक के जरिए, जो शाही इनका डाक का माध्यम था, जो भी सूचनाओं को कम्युनिकेशन का माध्यम था, उसे मुगल शासक एक छोर से दूसरे छोर, यानी बहुत दूर तक भी आसानी से पहुंचा दिया जाता था। पहले इनको बांस के डिब्बों में लपेटकर रखते थे सुरक्षित, और जो हरकारे होते थे, हरकारे यानी जो पैदल दौड़ करके जाते थे, जिनको कसीद या पथमार भी आपकी एनसीईआरटी में कहा गया है, ये दिन रात दौड़ करके सूचनाओं को तेजी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे। तो पूरा मुगल साम्राज्य तीव्र सूचनाओं से आपस में जुड़ा हुआ था, यानी कितनी भी दूर की सूचना, सिंध में क्या हो रहा है, दिल्ली में तुरंत पता चल जाता था, कौन सी जगह पर क्या हो रहा है, ये डाक माध्यम से सूचना तुरंत बादशाह को और उनके जो ऑफिशियल्स थे उन तक पहुंच जाती थी। इनकी राजधानियों को हम पढ़ चुके हैं, भाषाएं और राजधानियों के बारे में अब मैं दोबारा जिक्र नहीं करूंगी इसका ज्यादा। आगे समझते हैं इनके प्रोविंशियल, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, प्रांत। अभी तक तो हमने पढ़ा केंद्र का शासन, दरबार मींस केंद्र, इनका सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसी है आप समझते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। ये भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन में भी पूछा गया है। तो जैसे केंद्र में दीवान, बख्शी और सद्र होते थे, ऐसे ही पद प्रांतों में भी थे। प्रांतीय शासन का प्रमुख, जैसे आज भी गवर्नर होता है जिसको हम राज्यपाल कहते हैं, ऐसे ही मुगल प्रशासन में प्रांतों का यानी राज्यों का जो हेड होता था, वो गवर्नर होता था, उसको सूबेदार कहा जाता था, क्योंकि इनके प्रांतों को सूबा कहा गया है। मुगल मुगल में खास करके अकबर के समय राज्य 15 सूबों में बटा हुआ था, जैसे आज हमारा जो पूरा देश है वो 28 राज्यों में बटा हुआ है, जो सीधा बादशाह को प्रतिवेदन भेजते थे। ये गवर्नर जो था सीधा बादशाह के पास अपनी वो भेजता था। हर एक सूबा कई सरकारों में विभाजित था, फिर उसका डिवीजन किया गया था। इन इलाकों में फौजदार जो होते थे वो विशाल घुड़सवार और तोपची अपने यहाँ रखते थे, ताकि प्रांत की सुरक्षा हो सके। जैसे आजकल आपने देखा है स्टेट में हमारे यहाँ पुलिस होती है। उसके बाद परगना या उपजिला होते थे, जो स्थानीय प्रशासन स्तर पर कानून गो, चौधरी और काजी प्रशासन की देखभाल करते थे। लिपिक लोग इनकी मदद करते थे सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने में, और सारा काम फारसी भाषा में होता था, क्योंकि मुगल दरबार की भाषा फारसी थी। लेकिन स्थानीय स्तर पर वहां की जो लोकल डायलेक्ट थी, स्थानीय भाषा थी, उनमें भी लेखा जोखा रखा जाता था। स्थानीय शासन और मुगल साम्राज्य के बीच सत्ता और संसाधनों को लेकर के कई बार झगड़े भी होते हैं। ऐसे संघर्ष का वर्णन हमें इनके इतिवृत्तों में मिलता है। अब समझते हैं कि उपमहाद्वीप से बाहर, भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर के क्षेत्रों में मुगलों की विदेश नीति क्या थी। तो विदेश नीति में आप सबसे पहले समझेंगे कि मुगल बादशाहों ने कई ऐसी उपाधियां धारण कर रखी थी, जो ये दर्शाती थी कि वो राजाओं के राजा हैं, विश्व के राजा हैं। जैसे शहंशाह, राजाओं का राजा; जहांगीर, विश्व पर कब्जा करने वाला; शाहजहां, विश्व का राजा।
ऐसी उपाधियों के माध्यम से ये बादशाह दूर-दूर के प्रदेशों पर अपने राजनीतिक नियंत्रण को बताना चाहते थे, प्रचार करना चाहते थे। लेकिन जो पड़ोसी शक्तियाँ थीं, पड़ोसी जो नेबरिंग जो क्षेत्र थे, उनके साथ तनाव का भी पता चलता है उस समय के इतिहास से। सामरिक महत्व की चौकियों में जिनका सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्व था, नियंत्रण रहे, उनके ऊपर नियंत्रण रहे, इसके लिए हमेशा मुगल प्रशासन, मुगल साम्राज्य हमेशा सतर्क रहता था और इनके सामरिक महत्व की एक सबसे इम्पोर्टेंट चौकी थी कंधार, इसको याद रखना है आपको। ये जो कंधार जगह है आजकल अफगानिस्तान में है, कंधार क्या था? ये सफावी और मुगलों का भी क्वेश्चन आता है कि सफावी जो ईरान के शासक थे, ईरान के शासक सफावियों और मुगलों के बीच झगड़े की सबसे बड़ी जड़ क्या थी? वो थी कंधार। जैसे आजकल भारत पाकिस्तान के बीच झगड़े की जड़ क्या है? कश्मीर। तो ऐसे ही सफावी और मुगलों के बीच झगड़े की जड़ थी कंधार। कंधार पर पहले हुमायूं ने अधिकार किया था, फिर 1595 में अकबर ने इसको जीत लिया। अब लगातार सफावी जो ईरान के शासक थे, वो भी कंधार पर अपना कब्जा, अपना दावा करते रहते थे, जैसे पाकिस्तान हमेशा कश्मीर पे अपना दावा करता रहता है। 1613 में जहांगीर ने शाह अब्बास जो सफावी राजा था ईरान का, कि एक शिष्टमंडल भेजा अपना, अधिकारियों का एक मंडल भेजा बातचीत के लिए, लेकिन इस शिष्टमंडल को कोई सफलता नहीं मिली और सफावी शासकों ने, शाह अब्बास ने उल्टा क्या किया, 1622 में कंधार के घेरा डाल दिया कंधार के ऊपर। काफी दिनों तक एक घेरा चला और अंत में सफावी शासकों ने मुगलों को हरा दिया और कंधार के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट सुरक्षा की दृष्टि से महत्व की चौकी कंधार मुगलों के हाथों से जहांगीर के समय निकल गई। आगे चलते हैं कि ऑटोमन साम्राज्य और मुगलों के क्षेत्र में भी व्यापक व्यापार और तीर्थ यात्रा को लेकर के आपस में संबंध बनाना जरूरी था। ये ऑटोमन साम्राज्य तुर्की का साम्राज्य था जो काफी बड़े इलाके में फैला हुआ था, क्योंकि मक्का मदीना अरब में ही थे और भारत के लोग भी वहां यात्रा करने के लिए मुगल साम्राज्य के लोग भी जाया करते थे। लाल सागर में अदन और मोरबा, ये जो दो बंदरगाह थे जो निर्यात के केंद्र थे और यहाँ से बड़ी आमदनी मिल होती थी व्यापार से। तो जो आमदनी होती थी वो वहीं धर्म के लिए बांट दी जाती थी, मक्का मदीना और वहां के खर्चों के लिए। बाद में जब औरंगजेब को पता चला कि इस होने वाली जो इनकम है उसका मिसयूज किया जा रहा है, तो उसने वहां वो पैसा देना बंद कर दिया और उसने ये तर्क दिया कि यह भी वैसा ही ईश्वर का घर है जैसा कि मक्का, और उसने वो पैसा भारत मंगा करके अपने मुगल साम्राज्य के जो इलाके थे वहां के हित के लिए, अपने प्रशासन के हित के लिए खर्च करना शुरू कर दिया। लास्ट में समझते हैं हम लोग यूरोपियों के लिए भारत के बारे में जानने के साधन कौन से थे। मुगल दरबार में कई जेसुइट पादरी आए जो पुर्तगालियों के साथ इंडिया आए थे। 1580 में अकबर ने अपने दरबार में इन जेसुइट पादरियों के दल को बुलाया जो 2 साल तक रहा और फतेहपुर सीकरी राजधानी में इबादत खाने में इनके साथ काफी धार्मिक वाद विवाद हुआ। बाद में बादशाह के साथ काफी इनका संपर्क भी रहा। एक मोन्सरेट जेसुइट पादरी ने अकबर की काफी प्रशंसा की है। यूरोपियों को जो जानकारी मिली भारत के बारे में जेसुइट पादरियों से मिली, यात्रियों के विवरण से मिली, व्यापारियों के माध्यम से मिली और राजनयिकों के माध्यम से मिली। लास्ट में हम समझते हैं कि औपचारिक धर्म पर प्रश्न उठाना। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाने में विभिन्न धर्मों के विद्वानों के बीच डिबेट कराई, वाद विवाद कराई और वो जानना चाहता था कि धर्म के नाम पर लोग लड़ते हैं तो वास्तव में सच्चाई क्या है। वो एकता स्थापित करना चाहता था। अकबर धार्मिक जब डिबेट होती थी तो खुद प्रश्न पूछता था और ये प्रश्न पूछ पूछ करके उसकी नॉलेज इतनी बढ़ गई कि उसके विचारों में धीरे धीरे करके बड़ी मैच्योरिटी, परिपक्वता आ गई। धीरे धीरे वह रूढ़िवादी तरीके से दूर प्रकाश और सूर्य पर केंद्रित देवी उपासना के सिद्धांत में विश्वास करने लगा और उसने एक अपनी अलग फिलॉसफी बना ली। राजा को दैवीय रूप से प्रेरित व्यक्ति बताया जाने लगा। ये देवता का ही प्रतिनिधि है, सूर्य से इसको शक्ति प्राप्त है। अब्दुल कादरी बदायूं हैं जिन्होंने अपनी एक किताब है मुंतखब तवारीख में बताया है कि धीरे धीरे करके दरबार में
धार्मिक सहिष्णुता बढ़ी और हरम जो इनका डोमेस्टिक लाइफ होती थी उसके अंदर हरम के अंदर भी होम का वर्णन किया है। यानी होम से मतलब है कि वहां भी यज्ञ वगैरह होते थे, सूर्य और अग्नि की कुछ पूजा होती थी और अकबर खुद उसको दंडवत प्रणाम करता था। और सारे दरबारी भी जब शाम को चिराग और मोमबत्तियां जलती थी तो आदर पूर्वक खड़े हो जाते थे। तो इस प्रकार बच्चों यही हमारा ये चैप्टर नंबर 9 समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में आप नीचे आप सजेशन बॉक्स में लिख सकते हैं मुझे। और प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए।